अब हम असबाब सित्ता ज़रूरिया में नेक्स्ट टॉपिक नींद व बेदारी देख रहे हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि नींद को यानी स्लीप को हमें रिलेट करना है सुकून से। तो जैसे सुकून का फंक्शन था वैसे ही नींद का फंक्शन होगा, और जो बेदारी है इसको हमें रिलेट करना है हरकत से। तो हरकत और सुकून हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो नींद को सुकून से और बेदारी को हरकत से रिलेट करें तो जो इसके फंक्शंस हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। नींद से हर किस्म की थकान दूर हो जाती है, इस्तफराग की ज़्यादती रुक जाती है। यानी जो थकान हुई थी वो दूर हो चुका है और इस्तफराग जो है वो ज़्यादती जो है उसकी रुक चुकी है। बहुत सी सूरतों में जैसे कै, दस्त, नक्सीर, तो कै जो है वो वॉमिटिंग है और दस्त, नक्सीर यानी एपिस्टैक्सिस बंद हो जाते हैं, जबकि हरकत इन मवाद को बहने के लिए आमादा करती है। तो अगर हरकत होती तो बहाव होता, यानी मेनली हम ऐसा समझ सकते हैं कि नींद की कंडीशंस में जो बहाव जो है ये इसके अपोजिट होगा, यानी बहाव की जो कंडीशंस है उसको नींद रोक देगी और उसके अलावा जो भी हमें थकान हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। जब नींद बदन में ऐसे मादे को पाती है जो हज़्म और नूज़ के लिए तैयार हो, यानी जिनका डाइजेशन हो सके, तो ऐसा मादा हमारी बॉडी में हो जिसका डाइजेशन हो सके, तो उसे खून में तब्दील कर देती है, यानी उस पर फंक्शन करेगी, उसमें चेंजेस करके खून में तब्दील कर देगी और इससे हरारत गरीज़िया पैदा होती है, यानी जो हमारी इन्नेट हीट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चलती है इसको पैदा करती है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें हम डाइजेशन होगा नींद में और साथ साथ हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होगी और हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाएगी, जो थकान होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और जब नींद गर्म सफरावी अखलात को बदन में पाती है और देर तक रहती है तो बदन में हरारत गरीबा पैदा होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गर्म सफरावी अखलात हैं, तो यहाँ पर इनमें गर्मी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से हरारत गरीबा पैदा होने वाली है। तो एक जगह पर है जिसको हम कह रहे हैं हरारत गरीजिया। हरारत गरीजिया है हमारी इन्नेट हीट, यानी हमारी बॉडी की जो नॉर्मल हीट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, लेकिन अगर ये बढ़ जाती है, यानी अगर हीट बढ़ जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हरारत गरीबा बोलते हैं। तो हरारत गरीबा जो है एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल हीट है ये, या मॉर्बिड हीट जिसे कहेंगे, तो ये हरारत गरीबा है। जैसे फीवर की सूरत में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है तो उसको हम हरारत गरीबा बोलते हैं। तो यहाँ पर गर्म सफरावी अखलात अगर बॉडी में होते हैं तो कुछ ज़्यादा हीट इनसे प्रोड्यूस होगा, हरारत गरीबा बनेगा। जब नींद की हालत में बदन में मवाद मौजूद नहीं होते तो तहलील की वजह से बदन में बरूदत पैदा होती है। इसी तरह जब कोई ऐसी खिल्त हो जो क़ुव्वत हाज़मा जिसको हज़म नहीं कर सकती, जैसे बलगम गलीज़ बलगम है, तो उसको रखीक करके बदन में फैला देती है और जिससे बरूदत पैदा होती है। तो ये कुछ कंडीशंस हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि नौम और बेदारी इन दोनों की ज़्यादती से क्या होने वाला है। तो अगर नौम मुफरत यानी नींद की ज़्यादती हो जाए तो क़ुव्वत नफ़सानिया कुंद हो जाती है, दिमाग बोझिल हो जाएगा और तहलील रुक जाने की वजह से अमराज बारिदा पैदा होते हैं। तो यहाँ पर नौम हमने देखा था कि नौम को हमें किस चीज़ से करना है, यानी जो स्लीप है इसको हमें रिलेट करना है किससे, सुकून से, रेस्ट से। तो रेस्ट की कंडीशन में बरूदत हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी बरूदत होगी और अमराज बारिदा जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बेदारी की बात करें तो बेदारी की ज़ाती से दिमाग का मिजाज फासिद हो जाता है, यानी मिजाज ख़राब हो जाएगा, इख्तिलात अकल ख़राब होगी, अकल में प्रॉब्लम आएगी, दिमाग में अखलात जल जाते हैं जिसके नतीजे में हार अमराज होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हार अमराज होने वाले हैं, क्योंकि हम बेदारी को किस चीज़ से रिलेट कर रहे थे, हरारत से रिलेट कर रहे थे, हम बेदारी को हरकत से रिलेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हार अमराज होने वाले हैं अगर बेदारी की ज़ाती होती है। और क्या होगा, अगर बेदारी ज़्यादा होती है तो हमारा डाइजेशन है वो भी वीक हो जाएगा और उसके अलावा दिमाग जो है नॉर्मली, जो हम नॉर्मली ये बात जानते हैं कि जब हम ज़्यादा टाइम तक जगे रह जाते हैं तो हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर जाता है, तो हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो भी वीक हो जाएगी। तो नॉर्मली ऐसा समझ सकते हैं कि अगर नींद की ज़्यादती होती है तो बरूदत बारिद अमराज ज़्यादा होंगे, और अगर ज़्यादा टाइम तक हम जगे रहते हैं यानी बेदारी ज़्यादा होती है तो इस किस्म में दिमाग में प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन हमारा ख़राब होगा, हार अमराज होंगे और जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो वीक हो जाएगी। असबाब सित्ता ज़रूरिया में जो लास्ट हम देख रहे हैं वो है एहतबास व इस्तफराग। एहतबास का मतलब होता है रिटेंशन, यानी जो चीज़ें बॉडी में रुक रही हैं, और इस्तफराग यानी इवैक्यूएशन, यानी जो हमारी बॉडी से खारिज हो रहा है।
तो जिन चीज़ों को तबई तौर पर यानी नेचुरली बदन में खारिज होना चाहिए यानी बदन से बाहर निकलना चाहिए उनको इस्तफराग ज़रूरी कहते हैं। तो क्योंकि ये ज़रूरी हैं और हमारी बॉडी से खारिज हो रहे हैं तो हम इसको इस्तफराग ज़रूरी कह रहे हैं। और जिन चीज़ों को तबई तौर पर बदन में रुका रहना चाहिए उनको हम एहतिबास से ज़रूरी कहते हैं, यानी हमारे लिए ज़रूरी है और इनका बॉडी में रुका रहना हमारे लिए ज़रूरी है। इन दोनों का एतदाल पर कायम रहना सेहत व तंदुरुस्ती की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। अब दोनों अगर नॉर्मल फंक्शनिंग चलती है, रिटेंशन भी सही से हो रहा है, इवैक्यूएशन भी, तो हमारी बॉडी जो है वो सेहतमंद रहेगी, हेल्दी रहेगी। अब ऐसा हो सकता है कि एहतिबास गैर ज़रूरी, यानी ऐसा एहतिबास हो जाए जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जिससे जो हमें नहीं चाहिए था। यानी प्रॉपर चीज़ों का जो एहतिबास हो रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन जब ना हो तो दिक्कत करेगा। जैसे हम जानते हैं कि इस्तफराग के लिए वेस्ट जो भी है हमारा उसका इवैक्यूएशन ज़रूरी है, तो ये होते रहना चाहिए। सिमिलरली कुछ चीज़ों का रिटेंशन ज़रूरी है, जैसे स्टमक में अगर हम देखें तो स्टमक में फूड का रिटेंशन ज़रूरी है ताकि जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं उन पे काम कर पाएँ। अगर नहीं होगा रिटेंशन तो वो वैसी चीज़ बाहर आ जाएगी हमारे, तो प्रॉब्लम होगी हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में। तो जिन चीज़ों का इवैक्यूएशन होना चाहिए वो भी नॉर्मल होता रहे और जिन चीज़ों का रिटेंशन होना चाहिए वो भी नॉर्मल होता रहे, तब जाकर हमारी बॉडी हेल्दी कंडीशन में रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि अगर एहतिबास गैर ज़रूरी हो रहा है, यानी ऐसा एहतिबास रिटेंशन हो रहा है जो ज़रूरी नहीं है, यानी ये हमारे नॉर्मल से एबनॉर्मल हो चुका है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो सबसे पहला सुए मिजाज में बिगाड़, उफूनत हो सकता है, यानी कोई फसाद हो गया हमारी बॉडी में। हरारत गरीज़ी का घुट जाना या हरारत गरीज़ी का ठंडा हो जाना, इस केस में ये दोनों केस क्या है, हरारत गरीज़िया से रिलेटेड है, यानी हमारी इन्नेट हीट की कुछ प्रॉब्लम आ गई। और बदन में रतूबत का गालिब हो जाना, तो ये सब क्या हो रहा है, एहतिबास की वजह से हो रहा है। रिटेंशन हो रहा है तो हरारत गरीज़िया घुट जा रही है, ठंडी पड़ जा रही है, बदन में रतूबत गालिब हो जा रही है। तो क्या हो रहा था, हमारे बदन में जो रतूबत होती है और जिसको बाहर निकल जाना चाहिए, अगर उसका एहतिबास होगा तो क्या है, रतूबत गालिब हो जाएगी, यानी रतूबत धीरे धीरे हमारी बॉडी में बढ़ती जा रही है। क्योंकि उसका इस्तफराग नहीं हो पा रहा, उल्टा उसका एहतिबास हो जा रहा है, तो रतूबत बढ़ जाएगी। सिमिलरली अमराज तरकीब के हिसाब से सुद्दा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इस्तिरखा हो जाएगा, फ्लैसिडिटी, तुखमा हो सकता है यानी इंडाइजेशन। तो ये सारे इस्तफराग की वजह से हो रहे हैं। वो ये सारे क्या है, इस्तफराग नहीं, सॉरी, एहतिबास की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें रुकनी चाहिए वो तो, जो चीज़ें नहीं रुकनी चाहिए वो रुक जा रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम। जैसे रतूबत जो बाहर निकलनी चाहिए वो रतूबत नहीं जा रही है, तो रतूबत का गलबा हो जा रहा है। सिमिलरली ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, ज़्यादा हो रही है तो, और इंडाइजेशन कॉज कर रही है। अमराज तफरुक उरूक का फट जाना, इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर कोई सी चीज़ होती है, अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो फट जाती है, तो यहाँ पर उरूक का फट जाना, वेसल्स फट सकती हैं। अमराज मुरक्कबा जैसे औराम व बुसूर हो सकते हैं, यानी हमारी बॉडी पे स्वेलिंग्स होंगी। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एहतिबास हो रहा है, यानी रिटेंशन हो रहा है, और ये रिटेंशन क्या है, एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल रिटेंशन के केस में क्या होगा, जो हमारे पास में टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक मटेरियल जो हैं वो क्या है, बढ़ रहे हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसको खारिज करने की कोशिश करेगी। तो खारिज करने के लिए जो जिस चीज़ की तरफ हमारी बॉडी खारिज करती है उसमें से जो सबसे ज़्यादा इजी पाथवे होता है वो है स्किन का, यानी स्किन पे जाना इजी होता है। तो अगर स्किन की तरफ फासिद मादा जाता है तो वहाँ जाके क्या करेगा, स्वेलिंग कॉज करेगा, और इसी वजह से औराम व बुसूर होंगे, यानी हमारी बॉडी पे इरप्शंस होने वाले हैं। तो अगर एहतिबास ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी पे इरप्शंस होंगे, और ये इरप्शंस किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल यानी फासिद मवाद जो है वो बढ़ चुका है। अब आते हैं इस्तफराग गैर ज़रूरी, यानी ऐसा इस्तफराग, ऐसा इवैक्यूएशन जो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो चुका है। तो इस्तफराग अगर अफराद के साथ हो तो वो हर हालत में बरूदत और यबूसत कॉज करेगा। तो हम इसको नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि अगर इस्तफराग ज़्यादा हो रहा है, यानी इसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, तो ये एक तो बरूदत कॉज करेगा और दूसरा क्या कर रहा है, यबूसत कॉज कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर रतूबत जो है एक्सक्रीट हो रहे हैं और ये ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे हैं तो क्या होने वाला है, बॉडी से ज़्यादा रतूबत बाहर निकल जाएगी और हमारी बॉडी में जो है यबूसत होगी। लेकिन कभी इसके बरक्स, तो एक यहाँ पर केस और देखते हैं हम। नॉर्मली तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर इस्तफराग ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा इस्तफराग हो रहा है, तो इसको याद आप रखिए कि क्या होने वाला है, यबूसत यानी ड्राइनेस होने वाली है। और इसको समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि रतूबत बाहर जा रही है तो ऑब्वियसली ड्राइनेस ही कॉज होगी। लेकिन कभी इसके बिल अर्ज रतूबत भी पैदा होती है, यानी कभी कभी इस्तफराग से रतूबत पैदा होगी। तो ये कंडीशन एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ऐसा कब हो रहा है, इस वक्त होता है जब यबूसत पैदा करने वाली खिल्त एतदाल के साथ खारिज हो। लेकिन
अगर इस्तफराग में एतदाल के बजाय ज़्यादा होगी तो फिर ख्वाह कोई भी खिल्त हो यबूसत ही होगी, यबूसत ही ये कॉज करेगी। यानी इसका मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी इस्तफराग है, तो इस्तफराग के केस में क्या है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी खिल्त हैं जो कॉज कर रही हैं यबूसत को। ये आप ध्यान में रखिए कि कुछ ऐसे खिल्त हैं जो कॉज कर रही हैं यबूसत को, और कुछ ऐसे खिल्त हैं जो कॉज कर रही हैं रतूबत हमारी बॉडी में। तब ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए इस्तफराग हो रहा है, और इस्तफराग किस चीज़ का हो जा रहा है, पहली वाली खिल्त का, यानी जो यबूसत वाली खिल्त है। तो जब यबूसत वाली खिल्त का इस्तफराग हो गया तो ये क्या नहीं कर पा रही, यबूसत कॉज नहीं कर पा रही। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारी बॉडी से रतूबत बढ़ जाएगी। तो ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें रतूबत बढ़ सकती है। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर इसमें भी अगर इस्तफराग बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इस्तफराग में एतदाल के बजाय ज़्यादती होगी, अगर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है तो किसी भी सूरत में यबूसत ही होगा। यानी अगर बहुत ज़्यादा इस्तफराग हो तो चाहे यबूसत वाली खिल्त जाए या रतूबत वाली या कोई भी खिल्त जाए, उस केस में ड्राइनेस कॉज होगी। तो हमें नॉर्मली इसमें यह ध्यान में रखना है कि अगर इस्तफराग की ज़्यादती है तो किसी भी खिल्त, कोई भी खिल्त बॉडी से बाहर जाती है यबूसत कॉज करेगी। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि इस्तफराग बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा लेकिन यबूसत वाली खिल्त का इस्तफराग हो जा रहा है, तो उस केस में रतूबत बढ़ सकती है।